हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगिल क्लासेस। डेट आज के 23 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट साइंस इज की। जैसा कि हमें पता है कि यूके में एक नया स्ट्रेन निकल के आया है कोविड-19 का, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, कितना साइंटिफिक कम्युनिटी रेडी है, क्या इसका आंसर हमारे पास में है या नहीं, तो ये आर्टिकल जरूर देखेंगे। ठीक है, दैट सेकंड आर्टिकल है कंज्यूमर इज किंग। इसके बारे में हमने एक रिपोर्ट देखी थी कल परसों की, जो न्यूज़ डिस्कशन था कि अभी जो नए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रूल्स को नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसमें आप देखोगे कंज्यूमर को पावर दी गई है कि अगर कनेक्शन देने में कोई भी डिस्कॉम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है या फिर कहीं पे डिले होता है या फिर जो एक होता है ना रूटीन जो भी होना चाहिए 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो एक अश्योरेंस देने की बात हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ें अगर नहीं मिल रही है तो कंज्यूमर के पास में बहुत कुछ पावर दी जाएगी। और यहाँ पर बात भी आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे एडिटोरियल्स अगर देखे हों या फिर पढ़े हों कभी, तो एक बातचीत भी चल रही थी कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दी जाए डिस्कॉम्स की रोल में, क्योंकि जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में आज एयरटेल है, जियो है, या फिर आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया वाला जो एक पूरा ये इनमें कंपटीशन रहता है, तो कंज्यूमर को बड़ा बेनिफिट होता है। आज डेटा देखो कितना सस्ता मिलता है इंडिया में, थ्रू आउट वर्ल्ड देखोगे तो वन ऑफ द चीपेस्ट टैरिफ पे हमें डेटा एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल होती है, राइट। तो वो जो चीज़ है हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर इंश्योर हो जाए तो उससे कंज्यूमर को कितना फ़ायदा होगा, तो ये आर्टिकल भी देखेंगे। दो आर्टिकल हो गए। ये फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट, बिचौलियों के बारे में बातचीत की जा रही है। रिवाइज करना चाहो तो एक बार रीडिंग मार देना इस पर, ठीक है। ये अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए हैं उससे रिलेटेड है, बिल्कुल काम का नहीं है, पता नहीं इतने दिनों बाद में कैसे जगह हैं ये। फिर बात आ जाती है नॉट जस्ट जॉब, ये वाला आर्टिकल भी हमारा काम का नहीं है। तो दो आर्टिकल तो इस पेज से हो गए। तीसरा आर्टिकल ये वाला आर्टिकल है मल्टीलैटरलिज्म। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है कि किस तरीके से कोविड-19 ने अपने आप में एक गजब का एग्जाम्पल शो किया है कि आपको यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म पर रिलाई करने की ज़रूरत है। एक इंडिविजुअल कंट्री अगर कोविड-19 को फाइट करने की कोशिश करेगा तो कितनी सारी परेशानियां हो रही हैं, बट अभी भी मल्टीलैटरलिज्म कहीं ना कहीं वैनिश्ड है। सारे कंट्रीज अपने अपने लेवल पे डोमेस्टिक इश्यूज को ध्यान में रखते हुए फिर इस कोविड-19 जैसे पैंडेमिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पर कोलैबोरेशन होता ना, ग्लोबल कोलैबोरेशन प्रॉपर, WHO जैसी इंस्टीट्यूशन अगर बिल्कुल डाइल्यूटेड नहीं होती ना, तो ये बीमारी इतना ज़्यादा खतरनाक रूप नहीं ले पाती। ठीक है, देखेंगे इस आर्टिकल को, बड़ा शानदार आर्टिकल है। ये फिर से फार्मर्स के बारे में है, हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ना चाहो आपके ऊपर है। बाकी इसमें ये लास्ट का जो पैराग्राफ है इसमें एक कोट है, वो ऐसे भी उसके ऊपर लिखने के लिए आता है, कई बार यूपीएससी पूछ सकती है इस पर, और ना भी आए तो ये कोट आप लिख सकते हो, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि अमेरिका में ब्लैक्स के लिए जिन्होंने फाइट किया था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर रिलीजन को लेकर के फाइट चलती रहती है ना, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, अमेरिका में व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को लेकर के एक डिवीजन का बेस रहता है जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, राइट। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, तो उन्होंने एक बात कही थी, वो यहाँ पर कोट है इस लास्ट के पैराग्राफ में, दैट इज इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। बड़ा शानदार कोट है, आप खुद से भी लिख सकते हो इसको, और इस कोट के ऊपर हो सकता है कि हमें फिलोसॉफिकल एक ऐसे भी लिखने को मिल जाए यूपीएससी के ऐसे वाले हमारे पेपर में, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लिखने की कोशिश करना, ये बड़ा अच्छा कोट है, यहाँ पर है ये चीज़, ठीक है। अब मैं जूम कर देता हूँ, ठीक रहेगा, नहीं आप कहोगे कि सर आपने बोल के ही छोड़ दिया, ये देखो ये रहा, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। और लास्ट ये वाला जो आर्टिकल है, ये फिर से वही पॉलिटिक्स चल रही है, बंगाल में क्या है क्या नहीं, हमारे किसी काम का नहीं है। तो 3 आर्टिकल से चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है साइंस इज की। देखो, अभी आइडेंटिफाई किया गया है एक नए स्ट्रेन का, नोवल कोरोना वायरस का, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अलार्म भी बज चुका है पूरे विश्व में, क्योंकि इंडिया जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने यूके से आने वाली फ़्लाइट्स को सस्पेंड कर रखा है अभी। वजह क्या है कि ये जो पैथोजन है इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां ऑलरेडी देख चुके हैं, और नया स्ट्रेन के अगर इन्फेक्शन इंडिया में आ जाता है तो उसका और ज़्यादा परेशानियों का कारण बन सकता है। वो साउथ अफ्रीका, इटली, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तो ये स्ट्रेन से इन्फेक्टेड लोग पहुँच भी चुके हैं।
समझ गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इसका असर स्टॉक मार्केट है वो भी थोड़ा सा कम परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन इंडिया में भी हमने प्रीवियसली देखा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो एफपीआई है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा आ रहा है। बट अभी जो कल परसों का जो ट्रेंड अगर देखें तो थोड़ा सा उसमें डिसलरेशन देखा गया है, स्पीड थोड़ी सी ग्रोथ की कम देखी गई है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, वर्ल्ड की अगर देखें तो आप देखोगे एक पूरा युद्ध सा लड़ रहा है पूरा विश्व। ठीक है, और हर तरफ देखोगे तो डिवास्टेटेड फॉर्म में कंट्रीज़ हैं या फिर जो स्टैब्लिशमेंट है वो स्ट्रगल ही करता हुआ दिखाई दे रहा है नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। और ये चीज़ देखें तो ये जो रिएक्शन है ना नए स्ट्रेन को देख करके कि हाँ हमें फ़्लाइट्स को एक बार सस्पेंड करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल कि हाँ वाकई में एक बार ब्रेक लगाना तो बनता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि देखो नया स्ट्रेन है तो इसको हमें थोड़ा सा सीरियसली ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि इग्नोर करें। बट साइंटिफिक कम्युनिटी का साफ साफ कहना है कि नोवल कोरोना वायरस पिछले 1 साल में जितना भी इसने असर दिखाना था दिखा दिया, और उसके हिसाब से सारी डिटेल साइंटिफिक कम्युनिटी के पास में अवेलेबल है और उसी के हिसाब से उन्होंने लेबोरेटरी में सारी रिसर्च की है और आप देखोगे वैक्सीन्स भी डेवलप कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर के साइंटिफिक कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो अश्योर्ड हैं, एनश्योर्ड हैं कि जो वैक्सीन्स हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे कि सीएसआईआर की कल एक रिपोर्ट भी देखी थी हमने जिसमें सीएसआईआर के जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा था कि जो करंट वैक्सीन जो डेवलप हो गए ना वो बहुत सारे म्यूटेशंस को ऑलरेडी मतलब अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस उनको म्यूटेट करवा करके ही वो वैक्सीन डेवलप किया गया है। तो इतना कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट बात वो आ जाती है कि हम कहीं भी इन चीज़ों को देखें तो ये जो नेगेटिविटी है इसको एक हटाने का तरीका, ऑबिविएटिंग द पेसिमिज्म, दैट मीन्स पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिविटी या किसी भी चीज़ को लेके आप नेगेटिवली परसेप्शन रखो और उसको ऑबिविएट करना, दैट मीन्स यू आर रिमूविंग दैट। तो ऑबिविएट पेसिमिज्म दैट मीन्स रिमूविंग द नेगेटिविटी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कंटेंजियन का ये जो नया अवतार आया है तो इससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल रही है साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से, जो हमें आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं। देखो वायरस है ये म्यूटेट तो करता है, हमें पता है, मतलब म्यूटेशन इसमें आता ही है। तो नोवल कोरोना वायरस ने अभी तक बहुत बार म्यूटेशन किया है, पर एक चीज़ बड़ी अच्छी आई है कि और जो फ्लू वायरसेज आए ना, चाहे स्वाइन फ्लू हो चाहे कोई और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू हो, कोई सा भी हो, तो उन फ्लू का मतलब आपके सांस से लेने से रिलेटेड जो वायरस होते हैं ना उनकी बात हो रही, ठीक है। तो फ्लू वायरसेस में म्यूटेशन बड़ा स्पीड से होता है और उनके कंपैरिजन में अगर नोवल कोरोना वायरस को देखें तो बड़ी कम स्पीड से या बहुत कम रेट पे यहाँ पर म्यूटेशन देखने को मिला है। और जो नया स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है यूके में उसको बोला जा रहा है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब VUI या फिर B117 इसको बोला जा रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि VUI या फिर B117 अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्या है। तो ये कोरोना वायरस का ही एक स्ट्रेन है जो कि यूके में डिटेक्ट हुआ है। तो आप देखोगे तो ये पहला कोई म्यूटेशन नहीं है इस वायरस का। इंग्लैंड में आप देखोगे तो इसके लिए आप देखोगे कि देखो हेल्थ रिस्क तो बढ़ती है ही, अगर म्यूटेशन होता है तो हेल्थ रिस्क तो बढ़ती है। और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो है एक एग्जीक्यूटिव विंग है यूके की हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की, उन्होंने ये बोला कि VUI है ना ये ट्रांसमिट तो बड़ा जल्दी होता है बट इसका जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो थोड़ा कम ही है। मतलब 1000 लोगों के अगर इन्फेक्शन होता है तो इसमें लगभग 4 जनों की डेथ होती है। ये बात बोली जा रही है यूके गवर्नमेंट की जो न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट्स एडवाइजरी ग्रुप है उनके द्वारा बोला गया है। तो मतलब ज़्यादा डेडलीस्ट तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, बट डिपेंड करता है भाई कि कैसी क्लाइमेट में, मान लो यूके में तो इन्फेक्शन ये म्यूटेशन हुआ है, इसका असर अगर इंडिया में आ जाए या फिर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है वहाँ पे पहुँच जाए या फिर पोलर कंट्रीज़ है वहाँ पर पहुँच जाए, तो वहाँ पर अगर उसने ज़्यादा डेडलीस्ट रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसलिए ये जो एक एप्रीहेंशन है गवर्नमेंट्स का वो एक अच्छी बात है, एक अंडरस्टैंडेबल वे में हम देख सकते हैं कि ये सैंक्शंस लगने ज़रूरी थे, एक बार फ्लाइट्स को थोड़ा सा पोस्टपोन करना ज़रूरी था। और आप देखोगे फर्टिलिटी रेट की बात अगर करें तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी तक तो इस डेटा में हमें पड़ता है कि कम है। देखो यूके की हेल्थ सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये बोला है कि VUI जो है ना वो देखो आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। इसका इन्फेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों बोला, क्योंकि इन्फेक्शन बड़े जल्दी हो रहा है, ट्रांसमिशन बड़ा स्पीड से होता है इसका, इस वजह से ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा टेंशन वाली या चिंता वाली बात हो सकती है। इसके अलावा WHO ने ये बोला है कि देखो
बहुत हद तक आप देख सकते हो जो कंटेमिनेशन रेट है, मतलब इस वायरस के फैलने की जो रेट है वो हमेशा से ज़्यादा रही है, ऐसा नहीं है कि कम रही है। और डिफरेंट पॉइंट्स की अगर बात की जाए इस पेंडेमिक की, तो हमने बहुत हद तक इसको कंट्रोल भी किया है, तो ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी मतलब WHO की जो इमरजेंसी यूनिट है, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि स्प्रेड तो होती है बीमारी, बट इसको कंट्रोल भी अच्छे से किया जा सकता है और किया भी जा चुका है। ठीक है, ऐसा अब तो चलो इन्फेक्शन आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल लिया बिल्कुल। कम से कम एक वायरस का एक पैटर्न तो पता पड़ गया, एटलीस्ट हम लोगों ने अडॉप्ट तो कर लिया, वायरस को समझना तो शुरू कर दिया कि क्या बिहेवियर है, तो वो चीज़ें ही बहुत हद तक सही है। देखो, क्या अब सवाल ये आ जाता है कि नए जो वैक्सीन्स बन गए हैं जो कि फाइनल स्टेज में भी आ गए, इवन यूके में तो फाइजर के जो बायोएनटेक वाला जो वैक्सीन है वो अलाउ भी कर दिया गया है, तो क्या इसको ओवरटेक कर जाएगा ये स्ट्रेन? तो देखो, ये कंक्लूड करना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। प्रोटोकॉल्स जो हैं वैक्सीन डेवलप करने के, तो उन्होंने देखो बहुत सारे म्यूटेशन बेस्ड ये डेवलपमेंट किए हैं, तो इसमें कोई हम डायरेक्ट कह नहीं सकते। ठीक है, और दूसरा रहे बात कि फर्स्ट जनरेशन प्रिवेंशन के लिए कोविड-19 का वैक्सीन यूके में तो ऑलरेडी जा चुका है। तो एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है, रिसर्चर्स का, कि भाई ये जो हमारे पास में वैक्सीन डेवलप्ड है ना, वो है फाइट करने के लिए कैपेबल है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। और आप देखोगे जो तैयारी है, जो कॉन्फिडेंट है साइंटिफिक कम्युनिटी का, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो हमें थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है, तो इसलिए कोई पैनिक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कंज्यूमर इज किंग। देखो, मंडे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 नोटिफाई किए हैं, जिसमें राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स उसके बारे में बताया गया है, जिसका मेन एम क्या है, मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मोर अकाउंटेबल। जो डिस्कॉम होते हैं ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, और इससे फ़ायदा किसको होगा? एंड कंज्यूमर, हम जैसे लोग। ठीक है, देखो इसके पीछे क्या वजह है, अंडरलाइंग रैशनल क्या है इस नए कानून के या नए नियम बनाने के पीछे, तो ये बड़ा क्लियर है। देखो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, चाहे वो पब्लिक हो या फिर वो प्राइवेट एंटिटी हो, अब उनको आप देखते हो तो वो जोग्राफिकली वो कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्ट रखते हैं। जैसे मैं मान लो दिल्ली में आप रह रहे हो, तो दिल्ली का जो विद्युत प्रसारण निगम है वो अपने हिसाब से उस रीजन को वो ही टैकल करता है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आप एयरटेल की सर्विसेज से खुश नहीं हो या फिर जियो की सर्विसेज से खुश नहीं हो, तो आप एक दूसरे में चेंज तो कर सकते हो ना। एटलीस्ट एमएनपी जब से आया, कम से कम आपके पास ये ऑटोनॉमी तो है, नंबर आपके वो क्यों रहेंगे? तो ये जो चीज़ है अभी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जोग्राफिकल मोनोपोलीज अभी भी डिस्कॉम्स की है। इससे क्या होता है, कंज्यूमर के पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और वो अगर खुश है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सर्विसेज डिस्कॉम प्रोवाइड कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। दूसरा, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट की बात की जाए तो कोई रियल कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, और रियल कंपटीशन नहीं होता तो देखो कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी जो होती है ना, तो मार्केट इकोनॉमी में एक ऑप्टिमिज्म आता है, जिसमें जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर्स हैं, उनको बेनिफिट भी होता है, तो कंज्यूमर को भी एक रिलायबल रेट के ऊपर सर्विस और गुड्स अवेलेबल होती हैं। तो डिस्कॉम्स की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कानून बनाना बड़ा ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए तो ये ही हमारे पास में एक ऑप्शन बचते हैं। तो नए रूल हैं, इन्होंने एक कोशिश की है कि ये इशू को टैकल किया जा सके, हैंडल किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक नई स्ट्रक्चर लाई जाएगी, एक नया सिस्टम है जिसमें डिस्कॉम्स की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो पाएगी और एंड कंज्यूमर्स को कुछ और बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे क्या है, इसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस डिक्लेयर किए। देखो, रूल हैं टोटल 11 एरियाज को कवर करते हैं। नंबर 1, जिसमें आप देखोगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिनको लाइसेंस दिया हुआ है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस एनकम्पास किए हैं, फिक्स किए गए हैं कि आपको इतना तो मिनिमम फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी कंज्यूमर्स को। नंबर 2, मीटरिंग अरेंजमेंट, मीटर्स का अरेंजमेंट भी उनको ही करना पड़ेगा। नंबर 3, रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन, नए कनेक्शन उनको टाइमली देने पड़ेंगे और बड़े सस्ते में देने पड़ेंगे। कंपटीशन होगा तो वही बात है कि हाँ जी, डेली का 1.5 GB डेटा मिल रहा है, एयरटेल सस्ता दे रहा है, वोडाफोन आइडिया सस्ता दे रहा है, जियो अच्छा दे रहा है, तो आप उसकी तरफ करोगे ना स्विच। वही बात, साथ में ये भी देखोगे नेटवर्क कौन सा है। ठीक है, नेटवर्क की स्पीड क्या आ रही है, क्वालिटी क्या है, वो भी आप देखोगे। तो पहली बात यह है इसमें मेन तो कि रियलाइज ऑफ न्यू कनेक्शन,
फिर ग्रीवांस रिड्रेसल, मान लो बिल ज़्यादा आ गया या कहीं पे कनेक्शन फॉल्ट हो गया तो जल्दी से टाइम पे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और हरासमेंट हो रहा है जो कंज्यूमर जा रहा है वहाँ पर उनका, तो उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए भी एक मैकेनिज्म की प्रोविज़न रखे गए इन रूल्स में। इसके अलावा एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म, मान लो कि एक कंज्यूमर का हरासमेंट ज़्यादा हो गया, पैसे ज़्यादा ले लिए, ब्राइबरी की मांग की जा रही है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन का भी एक मौका दिया जाएगा। इसके अलावा और भी प्रोविजंस है, तो ये प्रोविजंस आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है कि अभी जो नए रूल्स आए हैं उनमें गवर्नेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, पेपर 3 में भी लिखने को मिल सकता है कि ये भी रिसेंट गवर्नमेंट ने जो भी रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के लिए, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया था शायद 2018 में या 19 में मेंस में आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें डिस्कॉम्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्या है कि वो अब कंज्यूमर को कॉम्पनसेट करेंगे अगर लंबे समय तक बिजली कट गई, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने में उन्होंने डिले कर दिया या फिर इनकी सर्विसेज में कोई भी लैप्सेस देखने को मिलते हैं, कोई भी गैप्स देखने को मिलते हैं, तो आप देख सकते हो कंज्यूमर इज किंग। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो अभी जो नए कानून बने उसमें क्या है, नए कनेक्शन देने के लिए डिस्कॉम के पास में अगर मेट्रो सिटी में डिस्कॉम काम कर रहा है तो 7 दिन का टाइम है नया कनेक्शन देने का, म्यूनसिपल एरिया है तो 15 दिन का टाइम है, और रूरल एरिया है तो 30 दिन के अंदर अंदर कनेक्शन देना पड़ेगा। और अगर इस काम को करने में वो फेल हो जाते हैं तो भाई उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो आप देखोगे कंज्यूमर इज किंग। करंटली अगर हम देखें तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस ऑलरेडी हैं, ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस जो रेगुलेट करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन को, इनको, बट आप देखोगे उनका जो प्रोविजन है ना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का कंज्यूमर को, वहां पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अंडररेटेड ही है। मतलब स्टेट्स की परफॉर्म जो जितना कुछ इस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा जितने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उस बेंचमार्क को मीट आउट नहीं करते हैं अगर परफॉर्मेंस देखी जाए इन डिस्कॉम्स की। तो देखो सभी स्टेट्स की अगर बात करें, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो सभी स्टेट्स की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि सभी नहीं करते, कुछ करते भी हैं, कुछ आप देखोगे फ्रेंडली प्रोसीजर भी रखते हैं कुछ स्टेट्स में और कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। बट ज़्यादातर स्टेट्स में ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस की रिकमेंडेशन है या स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं करता हुआ देखा जाता है, ठीक है। नए कानून है, इन्होंने अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट किया है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए और एक नया रास्ता दिखाया जाए कि जिससे कि एक ऑटोमेटिक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जा सके। देखो फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं कि कुछ कंसर्न्स अभी भी हैं कि हाँ ये जो रूल को वायलेट करेंगे, क्योंकि होता क्या है SERC कोई अगर को वायलेट कर रहा है तो इन रूल्स को भी तो कोई ना कोई वायलेट कर ही सकता है ना, वो देखने वाली बात है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है, वो कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखो परफॉर्मेंस जो भी आप सेट करो, कुछ भी बेंचमार्क, ठीक है, कहाँ ये स्टैंडर्ड है, उनके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस देखें और उनमें अगर इनकंसिस्टेंसी आती है तो उनको तो हम देखें तो वो तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ऑलरेडी फंक्शनिंग है पर उनको काम में नहीं ले रहे। बट रियल चैलेंज कहाँ पे आ जाता है कि इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी जब एग्जिस्टिंग लॉज के साथ में ही है तो नए लॉज को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, दिस विल बी एक अपने आप में बिग क्वेश्चन होगा कि कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखो ये वेलकमिंग स्टेप है, लार्जर इशू को कहीं ना कहीं अशर करने की बात की है कि कैसे भी करके पावर सेक्टर में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में कंपटीशन लाया जाए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर चेन की सबसे वीकेस्ट कड़ी है, सबसे कमज़ोर कड़ी। अगर देखोगे ना जनरेशन से लेकर के, ट्रांसमिशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे वीकेस्ट कड़ी है अगर पावर चेन की बात की जाए। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक कोशिश पहले भी की थी कि एक आप कह सकते हो ना कि कैरियर्स एंड कंटेंट फॉर्म में एक मॉडल डिक्लेयर किया था, मतलब सेपरेशन ऑफ कैरियर्स एंड कंटेंट, मतलब प्राइवेट प्लेयर की एंट्री दे दो, जिससे कि डिस्कॉम की तरह जैसे पब्लिक कंपनीज काम कर रही हैं तो प्राइवेट कंपनीज भी काम करें। देखो ये जो काम है ना कंज्यूमर्स को एक फ्रीडम प्रोवाइड करेगा, एक चॉइस भी प्रोवाइड करेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर के तौर पे किसको चूज़ करना चाहते हैं। तो ये एक कंपटीशन लाने की भी बात भी अच्छी है और डिस्कॉम्स को कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी डालेगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को, स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें और कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच को अडॉप्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द न्यू लीग ऑफ नेशन, कि किस तरीके से न्यू लीग ऑफ नेशन का एक
स्कोप दिखाई दे रहा है करंटली। ये आर्टिकल लिखा हो गया है श्याम शरण के द्वारा, जो कि हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। देखो ये साल ख़त्म होने वाला है, रिलीफ भी है, तो रिलीफ के कुछ साइंस भी हैं। तो कोविड-19 ने बहुत बुरे तरीके से, अनप्रेसिडेंटेड वे में, बहुत बुरे तरीके से लताड़ा है पूरे विश्व को। आज चलो वैक्सीन की एक आशा की किरण भी दिखाई दे रही है, क्रिसमस भी पहुंच गया है। क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक की जो ईव होती है, नए साल की जो शाम होती है, तब तक का टाइम होता है कि हाँ कुछ नया होगा, होप रहती है, कुछ नया अच्छा हो पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक आप पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। बट आप देखोगे, देखो इस अभी सिचुएशन देखें तो कैसे भी करी जो ग्लूम सिचुएशन थी, जो प्रॉब्लम थी, वो देखो धीरे धीरे हट तो रही है। बट आप देखोगे कि हम ये सोचें कि कोविड-19 से पहले का जो माहौल था एग्जैक्टली वो का वो रीस्टोर हो जाए, देखो वो होने वाला नहीं है। ये जो कोविड-19 का इवेंट है, ये एक वाटर शेड की तरह काम कर रहा है ह्यूमन एक्सपीरियंस में, ठीक है। इस पेंडेमिक ने सब कुछ अपसाइड डाउन करके रख दिया है, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स भी ट्रांसफॉर्म हो गई, पावर इक्वेशन कितनी गजब तरीके से चेंज हुई है। विनर्स और लूजर्स की अगर बात करें तो वहां पर भी देखोगे तो इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया है, वो इकोनॉमीज की हालत खराब कर दी है। कहाँ कोई टारगेट करके चल रहा था कि हम सुपर पावर बनेंगे, या फिर हमने भी टारगेट किया था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 आते आते बनना है। ऑल्दो वो टारगेट अभी भी है, बट कहीं ना कहीं झटका तो लगा ही है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो उसका कितना असर हमारे यहाँ पर हुआ है। कहने का मतलब कितनी क्लैरिटी आ गई है जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी कोविड-19 आउटब्रेक के बाद में। देखो ये जो ट्रेंड है ना, इसके सेलिएंट फीचर्स हमने अच्छे से देखे हैं और ये लगातार चलता जा रहा है। और आप देख सकते हो इस पूरी क्राइसिस की वजह से ये जो एक इंटेंसिफाइड वे में जो भी डिस्ट्रप्शंस देखे जा रहे हैं ना, वो एक्सेलरेटेड मैनर में और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन तो कब लगा था, उसके असर अब देखने को मिल रहे हैं। आप एक एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ समझ सकते हो। तो पेंडेमिक ने वर्ल्ड को रिसीड करवाया है, बैकवर्ड पुश दिया है, पीछे धकेल दिया है। और आप देखोगे हम ट्रेजेक्ट्री की बात करें, आने वाले फ्यूचर की अगर बात करें, तो वहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि हाँ इफ़ एंड बट्स बहुत सारे हैं, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। अब बात यहाँ पर जो मेन आती है ना, कुछ चैलेंजेस की जो हमें ध्यान देने की, क्योंकि ये सारे ऊपर जो 2-3 पैराग्राफ है ना, वो थोड़े डेकोरेटिव हैं। देखो कोविड-19 की अगर बात करें तो कोविड-19 कोई कंट्री की तो थी नहीं, ग्लोबल इमरजेंसी थी ना। तो यहाँ पर नेशनल या फिर रीजनल बाउंड्रीज को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला है। कहने का मतलब ग्लोबली इस बीमारी को अगर कंट्रोल करते एक इंटरनेशनल कॉपरेशन देखने को मिलता ना, तो वाकई में इस बीमारी को इतना बढ़ने से रोका जा सकता था। कैसे? चाइना अगर डिक्लेयर कर देता टाइम पे कि भाई हमारे यहाँ पर वायरस का आउटब्रेक हुआ है, आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहो, तो क्या हमारी इतनी प्रॉब्लम आती? नहीं ना, हमारे क्या किसी भी देश में नहीं आती। वहीं पर कंट्रोल करते और सारी वर्ल्ड कम्युनिटी एक साथ काम करने लगती। यूएसए अपनी तरफ से अमेरिका फर्स्ट में फंसा हुआ पर पड़ा था, चाइना अपनी तरफ से राइज कर रहा था। तो चाइना अपनी इमेज बचाने के चक्कर में वायरस के बारे में चाइना ने अनाउंस ही नहीं किया। अब अनाउंस नहीं किया तो फिर क्या हुआ, कम से कम 10-15 लाख लोग चाइना का जो वुहान है वहां से उड़ करके विश्व के अलग अलग कॉर्नर्स में पहुंच गए। और वहां क्या, उसी का तो असर है, उसी का तो रिजल्ट है। अगर चाइना वहां पर बता देता, ये ना सोचता कि हाँ मेरी इमेज धूमिल होगी, मेरी जो रेपुटेशन है वर्ल्ड पावर की वो हो जाएगी कि हाँ एक वायरस को ही कंट्रोल करने में चाइना सक्सेसफुल नहीं रहा, वो अगर ना सोच करके वर्ल्ड को अगर एक कम्युनिटी के तौर पे कंसिडर करके और बता देता कि भाई सब लोग अलर्ट हो जाओ, हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या यूएसए इस तरीके से अपनी मनमानी कर पाता कि हाँ भाई सारे कंट्रीज ने अपनी बॉर्डर्स एकदम क्लोज कर दी और वो डोमेस्टिकली उस बीमारी से लड़ रहे हैं, जबकि ये एक ग्लोबल इशू था। तो देखो जो नेशनलिस्ट जो ट्रेंड था ना, वो देखो कोविड-19 से पहले भी था, बट इस कोविड-19 ने इसको और ज़्यादा अपने आप में हवा दे दी है। ठीक है, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के देखो, आज यूके, यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज, इनने तो वैक्सीन बना करके अपने लोगों को तो वैक्सीन अवेलेबल करा दिया, बट पुअर कंट्रीज के बारे में कौन सोचेगा? ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी कंसर्निंग है। यहाँ पर एक ज़रूरत है कि एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, जिस पर आज देख सकते हैं
कि किसी एक देश की दादागिरी ना हो, ना कोई दो देशों की दादागिरी हो तो सबकी हो। आज वर्ल्ड जो है बहुत सारे चैलेंजेस को देख रहा है, उनमें से एक पेंडेमिक तो है ही, इसके अलावा आप क्लाइमेट चेंज की बात करो, साइबर सिक्योरिटी की। अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरीके से सनराइज वाला जो एक वो साइबर अटैक देखा गया था, तो वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा इशू है। स्पेस सिक्योरिटी, स्पेस में जो एक राइवलरी सी चल पड़ी है यूएस चाइना के बीच में, जो पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में था, वो आप देख सकते हो। ये नए नए डोमेन्स ओपन अप हो रहे हैं। और इन चैलेंजेस के अलावा अगर और भी देखें ना, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ओशियंस और टेरिटोरियल पॉल्यूशन की, टेरेस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात भी करें, या फिर आप देखोगे क्लाइमेट चेंज, तो ये अब इनकी डायमेंशन लोकल नहीं रह गई, ये ग्लोबल डायमेंशन के पैरामीटर्स हैं भाई। इनका कोई नेशनल सॉल्यूशन नहीं होगा, इनके सॉल्यूशन के लिए कोलैबोरेशन देखने की ज़रूरत है, ना कि एक कॉम्पिटिटिव भावना। मतलब कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन ज़्यादा इफेक्टिव आंसर दे सकता है। देखो, आज अगर ग्लोबली हम देखें तो क्रॉस कटिंग इश्यूज बहुत सारे हैं। तो जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और मल्टीलैटरलिज्म के पीछे, तो उससे तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा है। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड को भी आप देखोगे ना, अब जैसे ही कोरोना अगर एक बार कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद में भी मल्टीलैटरलिज्म की डिमांड बनी रहेगी। अब बात यह आ जाती है कि कौन और कैसे डिस्प्ले करेगा स्टेट्समैनशिप, लीडरशिप। जो लीडर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जैसे, या फिर जिन लोगों ने नेहरू, नासिर, टीटो, जिन्होंने नैम जैसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो मार्शल प्लान लाया गया था यूरोप को रिवाइवल देने के लिए, वैसे लीडर्स कहाँ मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, नेशन स्टेट का आइडिया है कि हाँ राष्ट्रवाद वो हर एक देश में बहुत हद तक बढ़ चुका है, बट आज जो भी थ्रेट है ना वो कोई नेशनल नहीं है, वो ग्लोबल है। हमें एक कॉमन ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके आगे चलने की ज़रूरत है। अब बात यह आ जाती है कि कैसे एक लीडरशिप इमर्ज होगी इस नए वर्ल्ड में, जो कि इस पूरे विश्व को सही दिशा में ले जा सके। देखो, प्री पैंडेमिक इरा की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करें तो हम ट्रांस अटलांटिक की ज़्यादा बात किया करते थे, जिसमें एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ अमेरिकाज। ठीक है, बट अब स्विच हो गया है पूरा का पूरा पावर और इन्फ्लुएंस का किधर, ट्रांस पैसिफिक, जिसको हम इंडो पैसिफिक नाम से भी जियोपॉलिटिकली कंसिडर करते रहते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स में और जानते भी हैं। रही सही में ईस्ट एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अपनी तरफ से जो परफॉर्मेंस दी है ना कोविड-19 को टैकल करने में और इकोनॉमिक रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्रीन शॉट, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करने में, वो तो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज भी नहीं दिखा पाए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि एक स्विच ओवर हो गया है ट्रांस अटलांटिक टू ट्रांस पैसिफिक। चाइना, जहां पर कोविड-19 का सबसे पहला केस आया था, वो उसी कंट्री में आज देख सकते हो एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में रीबाउंड देखा जा रहा है। कहने का मतलब ग्रोथ रेट प्लस में आ गई है। रही सही में आप इन्वेस्टमेंट की बात भी करोगे तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कोविड-19 की वजह से पहले डिक्लाइन हुआ, और अब अगर देखें तो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी आ रहा है। रीजनल सप्लाई चेन की बात भी करें तो चाइना अपनी तरफ से, देखो डिसरप्शन तो आया, बट एक पोल पोजीशन में चाइना अब लगातार इमर्ज हो रहा है, क्योंकि यूएसए जो है वो लगातार थोड़ा थोड़ा ग्लोबली डिक्लाइन कर रहा है, तो चाइना थोड़ा सा इमर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों राइवल्स के बीच में जो गैप है ना वो 2021 में और भी कम हो जाएगा। रही सही में अगर एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया जो है वो अपनी खुद की प्रॉब्लम से पहले से ही जूझ रहा है, और रही सही में चाइना इमर्ज हो रहा है, तो एशिया में भी अब इंडिया और चाइना के बीच में बड़े गैप आने वाले हैं, और चाइना फिर इसका यूज़ करेगा अपनी खुद की मनमानी को मनवाने के लिए, जिसका हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख में कॉन्फ्रंटेशन जो हो रहा है, एग्रेशन जो दिखा रहा है चाइना, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो गया है। ठीक है, और ये इंटेंसिफिकेशन हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगा, और एसिमेट्रिकल एक आप देख सकते हो बैलेंस ऑफ पावर नहीं मिलेगा, कहने का मतलब, ठीक है, असिमेट्रिसिटी दिखाई देगी। देखो, चाइना अपने आप में इमर्ज हो रहा है, मानते हैं, बट जो डिसरप्शन आया है ना इस पैंडेमिक का, ये भी तो चाइना से शुरू हुआ है ना।
तो इस वजह से एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अब ना तो कोई एक पोलर है ना कोई बाईपोलर है, अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब यहां पर बात आ जाती है वो कैसे। देखो, यूएसए और चाइना एक दूसरे को नलीफाई करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। यूएसए भी इतना डिक्लाइन नहीं हुआ है कि चाइना एकदम से बिल्कुल राइज कर जाएगा, बट चाइना भी धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है, तो यूएसए हल्का हल्का सा डाउन कर रहा है अपने आप को, तो ये दोनों तो बैलेंस कर देंगे। तो आप देख सकते हो, इकोनॉमी की बात कर लो, मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात कर लो, तो यहां पर डिफ्यूजन देखने को मिल रहा है, ना कि पोलराइजेशन। ऐसा नहीं कि दो ही केवल पोल दिखाई दे रहे हैं, अब तो सबके पास में कुछ ना कुछ पावर है, ठीक है। ग्लोबल इश्यूज को अगर देखें, जितने भी चैलेंज, क्लाइमेट चेंज है, अब चाहे चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर कितना ही हो, क्लाइमेट चेंज के नाम पे चाहे कितना ही आप कह सकते हो चाइना चिढ़ाए यूएसए को कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज के इश्यू पे हम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे, एटलीस्ट कॉपरेशन की बात तो हो रही है ना, क्योंकि इशू ग्लोबल है, रीजनल या नेशनल नहीं है, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स की यहां पर जरूरत है। तो कोई भी एक पावरफुल कंट्री भी है ना, अपनी दादागिरी नहीं चला पाएगा। अब तो एक कोई भी नया सिस्टम बनेगा तो वहां पर बर्डन शेयरिंग की बात होगी, इंटरनेशनल लॉज को अडेरेंस दिखाने की बात होगी, ग्लोबल ऑर्डर जो बनेगा ना वो रीजनल पावर्स पे बेस्ड नहीं होगा, वहां पर आप इंटरलिंकिंग देखोगे, इंटरएक्टिंग देखोगे एक दूसरे कंट्रीज के बीच में। तो मल्टीपोलर ऑर्डर जो है ना वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट और एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है स्टेबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। पीस और कंसेंसस, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट नॉर्म होंगे अब से वर्ल्ड ऑर्डर को एक तरीके से डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उनमें भी हम देखते हैं। तो अभी तक तो क्या था कि कभी यूएसए की डोमिनेंस होती थी, अब चाइना अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर चाइना को इस तरीके से ये नहीं कि सब अलाउ कर रहे हैं ना जी, वहाँ पर भी चाइना को कंटेन करने के लिए बहुत सारे पावर्स काम कर रही हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का कहीं ना कहीं खुद का भी तो एक प्रेफरेंस हमेशा से रहा है ना, एक इंस्टिंक्टिव प्रेफरेंस रही है कि इंडिया हमेशा से तहे दिल से चाहता रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए, जिससे कि सिक्योरिटी की एश्योरेंस मिल सके, और ये ही कहीं ना कहीं कंड्यूसिव माहौल भी बना सकता है सोशली या फिर इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री को या फिर वर्ल्ड को डेवलप होना है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे लिए जो मल्टीपोलैरिटी है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें दिखाई देती है कि हम इसको हमारी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी में इसको कंसिडर करें, जो कि हम चाहते भी हैं, और इस चीज़ के लिए इंडिया हमेशा से एफर्ट भी करता रहता है। अब आप देखोगे चाइना का चैलेंज है, चाइना को अगर हमें कंटेन करना है तो चाइना के लिए हमें, चाइना और यूएसए के लिए हमें, अगर वही बात चाइना और यूएसए के बीच में लड़ाई हो रही है, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया, तो यूएसए को अगर हमने हमारी तरफ कर लिया तो भी तो कहीं ना कहीं चाइना को रिकॉग्निशन मिल ही रहा है ना। अब हमने क्या किया, यूरोप को भी रिकॉग्निशन देना शुरू कर दिया, अफ्रीका को अटेंशन दे ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप हमारे इंप्रूव हो रहे हैं। इससे क्या हो गया, मल्टीपोलैरिटी आ गई। अब चाइना इतने सारे लोगों के बीच में अकेला है, तो यहां पर चाइनीज चैलेंज भी टैकल हुआ कि नहीं। तो ये जो टेक्निक है ना, इसको हमें यूज करना चाहिए, और हमें अपनी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट है ना अभी जो चल रहा है, उसमें आज भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को यहाँ पर रेलेवेंट बता रहे हैं राइटर। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एग्जैक्टली वैसा का वैसा अप्लाई ना करके हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में मिलकर काम तो कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वही किया जा रहा है। देखो, बहुत सारा पैसिमिज्म है, नेगेटिविटी बहुत सारी है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं करेगी, और आप देखोगे जियोपॉलिटिकल मोमेंट की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ तो हम देखेंगे इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट में तो इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, बट जियोपॉलिटिकली हमारा जो मोमेंट है वो हमारे फेवर में है, ठीक है। तो हम चाइना का जो एग्रेशन हमें कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो उसको टैकल करने के लिए काम कर सकते हैं। कल एक रिपोर्ट भी हमने बात की थी जिसमें वियतनाम और इंडिया के बीच में समिट हुई थी, दोनों के कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में। तब एक चीज़ बड़ी क्लियर आई थी कि साउथ चाइना सी में भी वो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, ईस्टर्न लद्दाख में भी एग्रेशन दिखा रहा है। तो हम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, मिलिट्री पर्सपेक्टिव में हम एक दूसरे के साथ में कॉपरेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चाइना ने जो अपनी खुद की
एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को भी वेपनाइज करने की शुरुआत की है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बना रहा है ना, कि वहाँ पर बार बार कुछ ना कुछ सैंक्शन लगा रहा है कि हम रॉ मटेरियल नहीं भेजेंगे या रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेंगे या कंपनीज में जितने भी स्टेक्स ऑस्ट्रेलियंस के हैं उनको हटा देंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है करंटली ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी तो क्वाड में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कर ही रहा है लगातार। तो इस चीज से भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो चाइना का एक इमेज बड़ी खराब सी होती हुई दिखाई दे रही है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अपने पैसे के दम पर दादागिरी चलाना चाहता है। तो इस चाइनीज एम्बिशन को इंडिया कंटेन कर सकता है, काउंटर वेलिंग पावर की तरह इमर्ज हो सकता है, और इंडिया को वाकई में सभी कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और ये जो लेवरेज है ना इंडिया के लिए, ये जो प्रॉपियस मोमेंट है, प्रॉपियस मोमेंट का मतलब होता है एक तरीके से फेवरेबल जो मोमेंट है, ये कहीं ना कहीं इंडिया को एक्नॉलेज भी देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है कि आप अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करो, टेक्नोलॉजी को अवेल कराओ दूसरे कंट्रीज को, और जो नॉलेज और स्किल है उसका यूज करके अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करो, डोमेस्टिकली स्ट्रेंथन हो जाओ और इंटरनेशनली अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथ और दो। इससे क्या होगा, इंडिया अपने आप ही खुद भी प्रॉस्पेरिटी को गेन कर लेगा और चाइना जैसे जो चैलेंज है उनको भी टैकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें हमारा खुद का जो कंट्री है ना, हम हमारे मार्केट को ओपन करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे आए, हमारे लोग बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं सरकारें गिर रही है, उठ रही है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये जो है ना कहीं इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से रोकता है कि यार इंडिया में तो इस तरीके की प्रॉब्लम चलती रहती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो चॉइस बड़ी क्लियर है कि लीडरशिप को के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, मल्टीलैटरलिज्म के लिए अपने आप को आगे बढ़ाए और पूरे वर्ल्ड को लीड करे मल्टीलैटरलिज्म के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।